बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। हमने इससे पूर्व जानने का प्रयास किया 1857 की क्रांति किस तरह से प्रारंभ हुई, इसके क्या क्या कारण थे, इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति किस तरह थी, ये असफल क्यों हुई। अब हम इस क्लास में जानेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले। कंपनी शासन का अंत हो गया, सामाजिक नीति पर प्रभाव पड़ा, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला, देशी राज्यों के प्रति नीति, सैनिक सुधार, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी शासन का अंत। थॉमसन गैरेट के अनुसार इस विद्रोह को हम एक ऐसी अप्रिय घटना बताकर चुप नहीं हो सकते जिसका अंत उसके दमन के साथ हो गया हो। उसके अनुसार इसके दूरगामी परिणाम हुए। पन्नीकर का भी मत है कि 1857 का विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महान विभाजक रेखा थी। तो दो इतिहासकारों के विचार हमने जाने, थॉमसन गैरेट और पन्नीकर के। कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत किस तरह से हुआ, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंपनी शासन का अंत। ब्रिटिश ताज ने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा की। डार्डविज के अनुसार लॉर्ड कैनिंग के प्रथम गवर्नर जनरल और वायरस बनने के साथ ही एक नए युग का आरंभ होता है जो 1918 ईस्वी में महायुद्ध के साथ समाप्त हुआ। अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। तो हमने सबसे पहले देखा कि प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। वो वायसराय भी कहलाए और गवर्नर जनरल। अभी तक गवर्नर जनरल होता था, अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा 1857 की क्रांति के बाद। तो सबसे पहले कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया 1858 के ब्रिटिश संसद अधिनियम के अंतर्गत। ब्रिटिश भारत का प्रशासन इंग्लैंड के ताज द्वारा ग्रहण किया गया। इस प्रकार 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। बच्चों, आपके एक वन वर्ड वाला प्रश्न और तैयार होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो आपको ध्यान रखना है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न आपका तैयार होता है कि गवर्नर जनरल वायसराय कब कहलाने लगे। तो 1857 की क्रांति के बाद। और प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। तीन प्रश्न आपके इसमें तैयार हो गए हैं। तो ब्रिटिश भारत का प्रशासन इंग्लैंड के ताज द्वारा ग्रहण किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वायसराय कहलाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट के समय से धीरे धीरे इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संचालकों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का स्थान 1858 के अधिनियम द्वारा नियुक्त भारत सचिव ने ले लिया। पहले नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष कार्य को देखता था, अब कौन देखेगा, भारत सचिव कार्य को देखेगा। आरंभ में इंग्लैंड की ताज और संसद ने भारत के प्रशासन में रुचि ली, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि कम होने लगी। फलस्वरूप भारतीय सचिव और भारत परिषद के हाथों में संपूर्ण शक्ति केंद्रित होने लगी। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद के अधिकार कम कर दिए गए।
भारत सचिव के पद पर अनेक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हुई, जिन्होंने इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते भारत सरकार की राजनीतिक और वित्तीय गतिविधियों पर अपने नियंत्रण में लगातार वृद्धि की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत में तार की व्यवस्था आरंभ होने के फलस्वरूप भारत सचिव लगभग प्रतिदिन गवर्नर जनरल को आदेश भेजने लगा। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक नीति पर प्रभाव। थॉमसन व गैरेट के अनुसार ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक ढांचे के संचालन में कोई महत्वपूर्ण बाधा 1857 ईस्वी के विद्रोह में उपस्थित नहीं हुई। विद्रोह के समय भी भारत सरकार के अधिकांश विभाग सुचारू रूप से काम करते रहे, लेकिन इस विद्रोह के प्रशासनिक नीति पर गंभीर प्रभाव डाला। 1 नवंबर 1858 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में भारत के विकास के लिए कार्य करने का वचन दिया। जनता के कल्याण की कामना, धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता के प्रति उनका अवलंबन करने का वचन दिया गया। सभी भारतीयों को बिना पक्षपात के योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियों में स्थान देने की घोषणा की गई। तो बच्चों हमने इसमें जानने का प्रयास किया प्रशासनिक नीति के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो 1858 में महारानी की घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये कही गई कि बिना किसी धर्म जाति के भारतीयों को योग्यता के अनुसार स्थान दिया जाएगा। विक्टोरिया की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें परंपरागत नीति का अंत करके प्रशासन को एक नई भावना भर दी गई। अगले 80 वर्षों में धर्म समाज के मामलों में अंग्रेजी प्रशासकों ने हस्तक्षेप करने की अनिच्छा प्रकट की। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के पद दिए। सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानूनों का संरक्षण प्राप्त हुआ। एक सीमा तक उनके कल्याण के विकास के कार्य किए गए, किंतु अंग्रेजों द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और उसके बाद में पालन की गई नीतियों से ये स्पष्ट होता है कि इस घोषणा का पालन नई सही भावना के साथ नहीं किया गया। यद्यपि भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने की अनुमति दी गई, लेकिन बहुत कम भारतीय ही ये परीक्षा में सफल हो सके। फलस्वरूप भारतीयों को निम्न पद ही प्राप्त हुए। भारत की भौतिक उन्नति के प्रयास भी अंग्रेज उद्योगपतियों के हितों को दृष्टिकोण में रखते हुए किए गए। ईसाई प्रचारकों को निरंतर सुविधाएं दी गई। स्वयं लॉर्ड लेस्लीबरी ने 1858 ईस्वी में ये घोषणा में किए गए वायदों को राजनीतिक छल के रूप में स्वीकार किया। सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन किस तरह से दिया गया। 1857 की क्रांति का एक परिणाम भारतीयों के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों द्वारा ये देखा गया कि 1857 की क्रांतियों में हिंदुओं और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं की तरफ जाने से रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं मुसलमानों को मुहैया करवाई गई। उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए गए और उनमें वैमनस्य बढ़ाने की नीति अपनाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। 1857 ईस्वी के संघर्ष में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों ने बहुत अधिक उत्साह दिखाया था। इस विद्रोह के बाद हंटर ने मत प्रकट किया कि मुसलमानों को अधिक सुविधाएं देकर उन्हें अंग्रेज साम्राज्य का समर्थक बनाया जा सकता है
अंग्रेजों ने दोनों जातियों में वैमनस्य बढ़ाने की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से एकता स्थापित नहीं हो सकी और अंत में देश का विभाजन हुआ। अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों के प्रति देशी राज्यों के प्रति नीति। अब विक्टोरिया की घोषणा में देशी राजाओं को ये वचन दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ की गई संधियों और समझौतों का पालन करे। उनको आश्वासन भी दिया गया था कि भारत सरकार उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं करे। लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं और जागीरदारों को अनेक संदेह प्रदान की, जिसमें उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया, किंतु लॉर्ड कैनिंग ने 1860 ईस्वी में यह भी स्पष्ट कर दिया कि देशी राज्यों में कुशासन को सहन नहीं किया जाएगा। इस आधार पर देशी राज्यों के मामलों में अनेक बार हस्तक्षेप किया गया। 1857 ईस्वी के बाद के 50 वर्षों में विकसित राजनीतिक कानूनों के अंतर्गत देशी राज्यों के मामलों में निरंकुशता से हस्तक्षेप किए गए तथा कैनिंग द्वारा प्रतिपादित नीति का पालन उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उत्साह के साथ नहीं किया गया। कर्जन के समय तक देशी राज्यों के मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देशी राज्यों को प्रारंभ में आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकारों की, उनके सम्मान की और उनके राज्यों की रक्षा की जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन कुशासन का आरोप लगाकर उनके राज्यों को जबरदस्ती ब्रिटिश सरकार में सम्मिलित किए गए। अब हम देखेंगे सैनिक प्रभाव। विद्रोह के बाद के 50 वर्षों में विभाजन की नीति को सैनिक संगठन के क्षेत्र में भी अपनाया। भारतीय सेना के पुनर्गठन में जाति, धर्म, स्थानीयता को महत्व दिया जाने लगा। गोरखे, पठान, डोगरे, राजपूत, सिख, मराठे, जाट के अलग अलग सैनिक दस्ते बना दिए गए। इनमें से गोरखे, सिख, मराठे, राजपूत और पठानों पर अधिक विश्वास किया गया, क्योंकि इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। भारतीय सैनिकों को अपने स्थानीय क्षेत्रों से हटाकर दूर दूर के क्षेत्रों में भेज दिया गया। उदाहरण के लिए मद्रास के सैनिकों को बंगाल में और बंगाल के सैनिकों को मद्रास भेजा गया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई। उन्हें निम्न किस्म के हथियार दिए गए ताकि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह न कर सके। देशी राज्यों की सेनाओं में भी कटौती कर दी गई। योग्य होने पर भी किसी भी भारतीय को अंग्रेज सिपाही का अफसर नहीं बनाया गया। भारत में अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय खर्चे पर इंग्लैंड में सैनिक रखे गए जो संकट के समय काम आ सके। आमतौर पर सेना में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात 2:5 का रखा गया। तोपखाने पर यूरोपियों का अधिकार रखा गया। अंग्रेज अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई। देशी राज्यों में भी अंग्रेज अफसरों को थोपा गया। सेना को भारतीय जनता से अलग रखने की नीति अपनाई गई। अखबारों के प्रतिनिधि सैनिकों से नहीं मिल सकते, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सेना का अहम रोल था। इस कारण सैनिकों को इस तरह से तैयार किया गया, भारतीय सैनिकों को, कि वो अधिक से अधिक निर्बलता महसूस करें। निम्न पद उन्हें दिए गए।
उनकी संख्या में कटौती की गई, स्थानीय क्षेत्रों से हटाकर दूसरे क्षेत्रों में लगाया गया और जनता से कम ताल्लुकात रखने की उन्हें अनुमति दी गई। आर्थिक प्रभाव। 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने का सारा व्यय भारत सरकार ने ही वहन किया। इससे 36 लाख पौंड का घाटा हुआ। इस आर्थिक भार ने भारत सरकार व प्रांतीय सरकारों की वित्तीय व्यवस्था को शोचनीय बना दिया। इसे सुधारने के लिए भारतीय जनता पर अनेक कर लगाए गए। आरंभ में विकास के कार्यों पर कम धन व्यय किया गया, नमक पर कर बढ़ा दिया गया, आय कर लागू किया गया, आयात की वस्तुओं पर 10% कर लगाया गया। विकास कार्यों की गति धीमी होने के कारण भारत में अकालों की संख्या भी बढ़ गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का आर्थिक शोषण तेजी से हुआ। कंपनी के प्रशासन के अंत के पश्चात अंग्रेज पूंजीपति निडर होकर भारत में अपनी पूंजी लगाने लगे। चाय, कपास, तंबाकू, कॉफी, जॉट, नील के व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। इन व्यवसायों का लाभ अंग्रेज पूंजीपतियों को मिला। सामाजिक सुधार की नीति में सतर्कता। ब्रिटिश सरकार का सामाजिक सुधार के प्रति उत्साह ठंडा पड़ गया। उन्होंने इस नीति का पालन करने में सतर्कता से काम किया। हमने पहले देखा 1857 की क्रांति में जो सामाजिक सुधार किए गए थे, उससे भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट होने लगी और भारतीयों में ये विश्वास पनपने लगा था कि ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने का प्रयास है। यद्यपि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन उन कानूनों को भारतीय जनता द्वारा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। तो इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा सामाजिक सुधार के प्रयास नहीं किए गए, उनमें सतर्कता की नीति का पालन किया गया। वर्ग भेद की भावना में वृद्धि। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने अंग्रेजों और भारतीयों में एक गहरी खाई को बढ़ा दिया। इस विद्रोह की अवधि में अनेक व्यक्तियों की हत्या की गई, जिसमें कुछ स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। ऐसी घटनाओं ने अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति घृणा की भावना भर दी। दूसरी ओर इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में भी कटुता पैदा कर दी। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा विद्रोहियों की नृशंस हत्याएं, क्रूर व्यवहार ने भारतीयों को क्षुब्ध कर दिया। भाप से चलने वाले तीव्र गति के जहाज़ों द्वारा अंग्रेज अफसर पहले की अपेक्षा इंग्लैंड ज़्यादा जाने लगे तथा उन्हें अपने परिवार के साथ भारत में रहने की सुविधा प्राप्त होने पर भारत से और दूर होते गए। फलस्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान करने की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। एल्बर्ट बिल विवाद में शासन और शासितों के बीच भेदभाव की भावना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राष्ट्रीय चेतना में सहयोग। 1857 की क्रांति का अंतिम कारण राष्ट्रीय चेतना में सहयोग की भावना मानी जाती है। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव डाला। इस विद्रोह ने एक जर्जर व्यवस्था के अपहर गौरव के पुनरुद्धार का अंतिम प्रयास किया।
उसकी मृत्यु के साथ नई शक्ति व चेतना, नए समाज के उदय के लिए एक मार्ग साफ हुआ। विदेशी शासन के प्रति असंतोष समाप्त नहीं हुआ। असंतुष्ट तत्व अवसर पाते ही विद्रोह करने का प्रयत्न करते रहे। मुसलमानों में वहाबी आंदोलन ने जोर पकड़ा। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, वर्ग विभेद की भावना ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। अंग्रेजों के उच्च पदों पर नियुक्ति की संभावनाएं और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति की संभावनाओं के अभाव से भी वे चिंतित हुए। विभिन्न शासकों द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति के पालन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को ये दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना होना आवश्यक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण हुआ। इस विद्रोह ने उन्हें एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रीय जीवन में यह उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार का ध्यान देशी आंतरिक सुधार की ओर उन्मुख हुआ। भारतीय इतिहास में यहाँ से संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ और धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश में शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। इस तरह भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण